हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे जेई एंड नीट के कॉम्पिटिटिव कोर्स में। आज हमारा दूसरा प्री रिक्विजिट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने बहुत सारे बेसिक टर्म्स देख लिए थे रिगार्डिंग यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स के। आज हम फोर्स से स्टार्ट करेंगे बिकॉज फोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें पूरे मैकेनिक्स में लगने वाली है। इज दैट क्लियर टू यू? लॉज ऑफ मोशन में लगेगी, वर्क पावर एनर्जी में लगेगी, फ्रिक्शन में लगेगी। सो फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंड फोर्स को स्टडी करने के बाद हम उसमें फ्रिक्शन वाला फोर्स देख लेंगे, थोड़ा डिटेलिंग हो जाएगा, यस और नो। देन सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे और लास्ट में रोटेशनल मोशन में हम लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है, सो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो पूरा एजेंडा आज के लेक्चर का समझ में आ चुका है। होपफुली आपने कल का लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा। सिमिलर फैशन में आज का भी पूरा सेशन देखना है क्लास, अदरवाइज आपको आइडिया नहीं आएगा। ओके ना, आप स्किप मत करना, पूरा पूरा लेक्चर देखना, उसके नोट्स बनाना, देन ओनली ये सारे लेक्चर्स आपको बेनिफिशियल हो जाएंगे जब हम एक्चुअली ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तब। क्लियर है? ओके। सो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा हर एक स्टूडेंट प्रॉपरली नोट्स बना रहा है एंड विद दैट पॉजिटिविटी हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का लेक्चर। दैट इज व्हाट फोर्स का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो फोर्स में ना देखो क्लास, फोर्स अब मैं यहां पे खड़ा हूं ऐसे ही एट रेस्ट हूं एंड मुझे किसी ने भी फोर्स नहीं लगाया तो मैं एट रेस्ट ही रहूंगा। मींस मेरी स्टेट वही की वही रह जाएगी, स्टेट चेंज नहीं होगी, यस और नो क्लास। सो स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है, यस पक्का? ओके। सो फोर्स अप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? अगर मैं रेस्ट में हूं तो मूव हो जाऊंगा, या मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, सो स्टेट चेंज हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का फोर्स थोड़ा फील आ गया। देन उसमें अब टाइप से कांटेक्ट फोर्स होता है एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। अब कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या देखो क्लास, अभी फॉर एग्जांपल यहां पे एक देखो आदमी खड़ा है, चलो एज्यूम कर लो राजवाड़े से है, और ये नीचे जो प्लेटफॉर्म है वुडन, वो ये प्लेटफॉर्म है। ओके नो? सो मेरे हर एक बच्चे को पता है कि राजवाड़े सर का mg फोर्स नीचे एक्ट होगा, मास अगर कैपिटल एम होगा तो mg, दैट इज व्हाट वेट हम बोलते हैं ना। सो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, यस और नो? सो अगर वेट फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या होना चाहिए, यहां पे ये जो वुडन प्लाई या प्लेटफॉर्म है वो क्या ब्रेक होना चाहिए था, यस और नो? बट ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मीन्स व्हाट ये जो पूरी सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। मतलब क्या, जितना फोर्स या जितना वेट राजवाड़े सर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा रहे, सिमिलर फैशन एक फोर्स एक्ट होता है प्लेटफॉर्म से राजवाड़े सर के ऊपर एंड उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। मींस सर का कांटेक्ट आ गया प्लेटफॉर्म के साथ तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन रोल प्ले करेगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है वो समझा। इसीलिए देखो ना, ये नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली mg फोर्स को क्या कर लेगा, बैलेंस कर देगा। सो नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है, इसीलिए ये पूरी सिस्टम क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम में। आर यू गेटिंग मी क्लास? अदरवाइज यहां पे खड्डा गिर जाता था यार, यस और नो? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? यस? ओके। अभी मैं देखो एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं। इस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी है 100 न्यूटन की। कितनी है? 100 न्यूटन। मतलब क्या, 100 न्यूटन तक का फोर्स सहन करने की उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। इज दैट क्लियर टू यू? इसके ऊपर अगर फोर्स लगा दिया तो ये प्लेटफॉर्म ब्रेक हो जाएगा। सो एक्सपेरिमेंट पहले समझ में आ चुका है।
अब मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा समझो वेट का फोर्स है 50 न्यूटन। कितना है? 50 न्यूटन। सो 50 न्यूटन मैं वेट अप्लाई कर रहा हूं और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 न्यूटन। तो यहां पे n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि 100 इज द आंसर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब क्यों मैं बता देता हूं। मैंने क्या बोला? 100 न्यूटन ये उसकी क्या है? मैक्सिमम लिमिट है या कैपेसिटी है कि इतना फोर्स ये प्लेटफॉर्म हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी 1000 रुपया है, 1000 रुपीज है मेरे पास, और एक स्टूडेंट आके मुझे बोला कि सर मुझे वड़ा पाव खाने जाना है, तो मैं उसको 1000 रुपया दूंगा या 10 रुपीज दूंगा? 10 रुपीज दूंगा। क्यों? बिकॉज वड़ा पाव उसको खाना है ना, तो उसके लिए 10 रुपीज इनफ है। सो रिक्वायरमेंट क्या है वड़ा पाव की? तो वो फुलफिल्ड हो जाएगी 10 रुपीज से ना। मैं 1000 नहीं दूंगा उसको। इज दैट क्लियर टू यू? बट मेरी कैपेसिटी कितनी है? 1000 रुपीज की। इज दैट क्लियर टू यू? सो अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ बाबा हमें कुछ पिज्जा मंगाना है तो 500 रुपया लग रहा है, तो भी मैं 500 प्रोवाइड कर दूंगा, येस और नो। बट ऐसे अगर 2 पिज्जा लाने तो मुझे 1000 रुपीज देने होंगे, बट 3 पिज्जा मंगाने होंगे तो 500 रुपीज के 1500 रुपीज लगेंगे, एंड मेरी कैपेसिटी कितनी है? 1000 रुपीज की कैपेसिटी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं पैसा नहीं दे सकता ना, येस और नो। तो सिमिलर फैशन यहां पे देखो ना क्या हो जाएगा। 50 न्यूटन अप्लाई किया ना वेट, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा देगा यार? 50 न्यूटन का ही लगा देगा, तो ही वो बैलेंस हो जाएगा। दो कैपेसिटी है 100 न्यूटन का, बट नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? 50 न्यूटन का। ये अगर 50 की जगह पे 70 न्यूटन हो गया तो ये भी 50 की जगह पे क्या हो जाएगा? 70। बट ये अगर 120 न्यूटन लगेगा तो ये कितना लग सकता है? मैक्सिमम 100 ही लग सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो ये नॉर्मल रिएक्शन का नेचर मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। यहां से मुझे क्या बताना है? नॉर्मल रिएक्शन एक तो एक कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट होगा तो ही अप्लाई होगा। अगर मैं जंप करूंगा तो देयर इज नो कांटेक्ट, मींस नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड चीज देखो ना, इसका नेचर देखो कैसे लगा। प्लेटफॉर्म का जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो नॉर्मल रिएक्शन इसके बाद कभी भी किसी भी चैप्टर में आएगी तो हमें पता है उसका नेचर क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स है, एंड ऑलवेज कैसे अप्लाई होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नो कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो इतना छोटू छोटू चीज तो मेरे हर एक बच्चे को समझाए रिगार्डिंग नॉर्मल रिएक्शन। पक्का क्लास? यस। नेक्स्ट देखो यार, टेंशन। टेंशन भी तो एक कांटेक्ट फोर्स है। एक स्ट्रिंग ले लिया, उसको पत्थर लगा दिया एंड गोल गोल घुमाया, तो उस स्ट्रिंग में क्या क्रिएट हो जाता है? टेंशन क्रिएट होता है ना, यस और नो। सेम एग्जांपल देखो यहां पे मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में बता दिया है। तो दिस इज व्हाट फिक्स पॉइंट, और ये क्या हो रहा है? गोल गोल घूम रहा है। अगर ये पत्थर गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो हमें डेफिनेटली देखो स्ट्रिंग की तरफ देखेंगे तो वो स्ट्रिंग क्या दिखेगी? स्ट्रेट फॉर्म में दिखेगी, स्लैक नहीं दिखेगी। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास? सो मैंने क्या बोला? वो टॉट होनी चाहिए, स्लैक नहीं होगी। अगर स्ट्रिंग टॉट है मतलब क्या? उसमें कुछ तो पॉजिटिव टेंशन है, एंड स्लैक होगा तो नेगेटिव टेंशन होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो मुझे क्या बताना है क्लास? ये टेंशन का नेचर कैसा होता है वो मुझे बताना है आपको। कि टेंशन देखो, एक टैगलाइन है यहां पे, टेंशन एक फोर्स है एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन होगा। तो ये देखो ये फिक्स पॉइंट है। विथ रिस्पेक्ट टू पत्थर देखेंगे तो ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा, यस और नो क्लास? सो टेंशन ऑलवेज ना अलोंग द स्ट्रिंग होता है। क्या क्या क्या? अलोंग द स्ट्रिंग होता है। टेंशन ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। मतलब देखो इस पॉइंट से देखेंगे तो अलोंग द स्ट्रिंग मतलब ये डायरेक्शन आ जाएगा,
इस पॉइंट से देखेंगे तो अलोंग द स्ट्रिंग मतलब ये डायरेक्शन आ जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? सो टेंशन ऑलवेज देने का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देने का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देने का। आर यू गेटिंग? लेने का नहीं, मतलब क्या ऐसा कभी नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग कन्वेंशन। टेंशन ऑलवेज देने का। सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को नॉर्मल रिएक्शन, छोटू सा फ्लेवर एंड टेंशन की कैसे डायरेक्शन दिखानी है, उतना बेसिक लॉजिक डेवलप हो गया है। पक्का? अब क्लास देखो, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन के बाद हमें पूरा फोकस करना है फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर। तो यहां पे फ्रिक्शन को हम कैसे स्टडी करने वाले हैं? फ्रिक्शन इन सॉलिड्स पहले देखेंगे एंड बाद में फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स देखेंगे। तो सॉलिड्स में हमें मेनली फोकस करना है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। सो देखो, पहले सिचुएशन को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहां पे ना एक 5 kg का मास दिख रहा है जो ग्राउंड पे है, ओके नो? 5 kg का मास है तो वेट कितना होगा? mg, मास इंटू जी को हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 10 ले लिया तो 5 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड। यस और नो क्लास? पक्का? ओके। अब ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन ऐसा एक्ट होगा, वो भी कितना होगा? 15 न्यूटन का ही होगा, बिकॉज बैलेंस होना चाहिए ना। यस, और ये ग्राउंड है तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उसका, कोई इश्यू नहीं होने वाला। सो 15 न्यूटन क्या है बेटा? ये वेट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 15 न्यूटन ही होगा। अब यहां पे हमें दो चीजें मेंशन की हुई है, दैट इज व्हाट म्यू एस एंड म्यू के। सो म्यू एस को बोला जाता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या क्या क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? वेट के ऊपर। तो जिसका वेट बढ़ो उसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ो। इसलिए देखो, अगर मैं यहां पे रेस्ट हूं एंड मुझे किसी ने धक्का मारा तो मैं अगर मूव नहीं हो रहा हूं, मींस व्हाट? मेरा ग्राउंड के साथ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा है। यस और नो? बट मुझे धक्का मारा एंड मैं मूव हो गया, मतलब क्या? ग्राउंड के साथ फ्रिक्शनल फोर्स कम है। अब मेरी जगह पे कोई तो 200 kg वाला आदमी आ गया तो सेम फोर्स उसको लगा तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, मींस व्हाट? उसका वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो वो फ्रिक्शन मतलब क्या? तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट है उसे फोर्स ऐसे लगाया तो मेरा इंटेंशन कहां पे? ऑब्जेक्ट को मूव करने का टुवर्ड्स राइट साइड। यस और नो क्लास? सो फ्रिक्शनल फोर्स ना, जो भी इंटेंशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स। सो ये हो गया नेचर या बेसिक लॉजिक रिगार्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स है मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है ना क्लास। सो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर कैसा होगा? इंटेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज एक्ट करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझाया क्लास? यस, ओके। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है तो इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन बोल दिया। अब यहां पे दो टाइप के फ्रिक्शन है, एक स्टैटिक मतलब एट रेस्ट होगा तो म्यू एस, स्टैटिक कोएफिशिएंट बोल दिया, एंड मूविंग होगा तो उसे बोल दिया म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दिया। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो हमारे इस केस स्टडी में म्यू एस की वैल्यू 0.5 दे दी है एंड म्यू के की वैल्यू 0.4 दे दी है। अब देखो क्लास, देखो एफएस की वैल्यू क्या होगी? म्यू एस इंटू एन। एन कितना है? 50 इंटू 0.5, 50 इंटू 0.5 मतलब कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। यस, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको हम 10 kg बोल देंगे तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा, तो ये भी 100 न्यूटन हो जाएगा, तो इसको
100 इंटू 0.5 50 न्यूटन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? एंड एफ के कितना होगा? म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है? 0.4 इंटू 100 इज 40 न्यूटन। यस और नो क्लास? अब इन दोनों स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज कैसे होगा, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ रही है, उसे थोड़ा सा जूम करते हैं क्लास। देखो, अगर मैंने 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्लॉक मूव होगा क्या? प्यार से देखो क्लास, प्यार से। इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड जितना फोर्स है उतना डाउनवर्ड, इसीलिए वो क्या है? वर्टिकली क्या है? इक्विलिब्रियम में। बट यहां से राइट साइड में 30 न्यूटन का पुश मिल रहा है, यस और नो? अब हमें क्या पता है, अगर मैंने फोर्स ऐसा अप्लाई किया, अगर मैंने फोर्स ऐसा अप्लाई किया तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा, यस और नो क्लास? यस। अब ये ब्लॉक मूव होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सो इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम और लिमिटिंग फोर्स। क्या बोल देंगे? लिमिटिंग फोर्स। मतलब क्या? इस ब्लॉक का कैपेसिटी कितना होगा, क्षमता कितना होगा फोर्स को अपोज करने का? तो इतना होगा, 50 न्यूटन इतना होगा। मतलब क्या? 30 न्यूटन अगर फोर्स इसने अप्लाई किया तो ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स का कैपेसिटी कितना है? 50 न्यूटन। मतलब वो 50 न्यूटन तक अपोज कर सकता है। इन दिस केस 30 न्यूटन अप्लाई किया तो ये भी कितना करेगा? 30 न्यूटन ही करेगा। कैपेसिटी 50 न्यूटन की है बट वो कितना अप्लाई करेगा? 30, बिकॉज 30 फोर्स अप्लाई किया तो वो बैलेंस करने के लिए 30 ही अप्लाई करेगा। सेम टर्मिनोलॉजी, मेरे पास 1000 रुपीज है बट एक वड़ा पाव खाना है तो मैं सिर्फ 10 ही रुपया दूंगा। तो सिमिलरली इसके पास कितना है? 50 न्यूटन का कैपेसिटी है बट इसने कितना मांगा? 30 मांगा, तो इसने भी 30 दे दिया। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अब मैंने बोल दिया क्लास, यहां पे अगर 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 50। तो ये कितना प्रोवाइड करेगा? 50। तो 60 एंड 50, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा ना, यस और नो क्लास? इसीलिए डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक मूव होगा। क्लियर है? सो हमें एफएस क्या बताता है? लिमिटिंग फोर्स, उसके कैपेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? Fs, that is what static frictional force डिसाइड करेगा। Is that absolutely clear to you? अब एक क्वेश्चन रेज हो रहा है मेरे हर एक बच्चों के माइंड में, अगर नहीं हो रहा है तो सुनो। अगर मैंने यहां पे 60 की जगह पे 45 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कितना? 45 न्यूटन फोर्स। तो 45, ये फिगर देखो ना, 40 से बड़ो है बट 50 से छोटू है। तो क्या ये ब्लॉक मूव होगा? क्वेश्चन सुनो, क्या ये ब्लॉक मूव होगा? एंड मेरे हर एक बच्चे को अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है कि यस और नो। ओके? नो, मैं इसका आंसर देने वाला हूं बट अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो क्लास कि ब्लॉक मूव होगा, यस नो। नहीं होगा तो नो लिख देना, अगर होगा तो यस लिख देना। अब इसका आंसर सुनो क्लास। इसका आंसर है ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इसकी कैपेसिटी कौन डिफाइंड करता है बच्चा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एंड वो कितनी है? 50। हमने कितना अप्लाई किया? 45। तो ये 50 बड़ो हो जाएगा ना, तो अपोजिशन ज्यादा होगा। तो यहां पे भी कितना? 45 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो जाएगा एंड ये बैलेंस कर देगा। अब क्वेश्चन रेज हो रहा है, तो ये सब तो ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है क्लास कि देखो, ये अगर 100 न्यूटन है और इसका कैपेसिटी 50 न्यूटन है तो ये 50 सिर्फ देगा, यस और नो? तो 100 माइनस 50, तो 50 न्यूटन से ये ब्लॉक
फोर्स अप्लाई करेगा तो 15 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा, तो ये ब्लॉक मूव होना चालू हो जाएगा। बट मूव होगा तो भी कांटेक्ट तो रहेगा ना यार, ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में कांटेक्ट तो रहेगा। मींस कांटेक्ट है मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो तभी फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, व्हाइल मूविंग, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, Fk एक्ट होगा। इज दैट क्लियर टू यू? देखो देखो देखो, छोटा छोटा एकदम नॉलेज है बट अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तो हम बड़े बड़े चैप्टर्स को आराम से क्रैक कर लेंगे। आज नहीं समझा तो प्लीज कमेंट कर दो, कोई इशू नहीं है। ये चैप्टर जब हम सीखेंगे, फोर्स वाला चैप्टर जब सीखेंगे, तब आराम से फिर से ये सब कॉन्सेप्ट रिपीट करने ही वाले हैं। बट आज अगर समझ में आता है ना, तो ये चैप्टर जब एक्चुअली हम सीखेंगे तभी बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को क्रैक कर लेंगे यार, एंड एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर देंगे। ओके ना, तो वो बेनिफिट मेरे हर एक बच्चे को चाहिए, इसीलिए मैं ये सब प्री रिक्विजिट वाले लेक्चर्स ले रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? पक्का? सो मेरे ख्याल से तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफएस इज म्यू एस इनटू एन, वो क्या है, लिमिटिंग फोर्स है। मतलब उसका काम क्या है, वेदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन कौन लेगा, तो एफएस लेगा। एंड मूव होने के बाद जो भी कांटेक्ट तो है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो भी आएगा वो कौन देगा बेटा, एफ के। व्हाइल मूविंग जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो एफ के, एंड एट रेस्ट होगा तब एक्सटर्नल फोर्स से वो ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन कौन लेता है, एफएस। इज दैट क्लियर टू यू? प्लस अब हमें फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड्स को समझना है। देखो सॉलिड्स में जैसा नेचर था, क्या था नेचर, इंटेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, वैसा ही नेचर फ्लूइड्स में भी है। फ्लूइड्स मतलब क्या, लिक्विड एंड गैसेस। ओके ना, उसका मिक्सचर भी होगा तो भी हम उसे फ्लूइड्स ही बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेंगे रेन ड्रॉप का। देखो यार, यहां से रेन ड्रॉप गिर रहा है एंड यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, यस और नो क्लास। बट बेसिक फंडा हमें क्या बताता है, प्यार से सुनो, कि वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे ड्रॉप आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, यस और नो क्लास। मतलब यहां से अगर ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, बाद में यहाँ पे 10 होगा, बाद में यहाँ पे 20 होगा, बाद में यहाँ पे कुछ तो 30 होगा, यस और नो क्लास। मीन्स ये बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए, यस और नो क्लास। तो बहुत हाइट से अगर ड्रॉप गिर रहा है तो वो ड्रॉप बुलेट की तरह पेनिट्रेट होना चाहिए था ना यहाँ पे, यस और नो, बट वैसा होता नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, ओ वाह व्हाट अ रेन, यस और नो क्लास। हम एंजॉय करते हैं, यस और नो क्लास, यस। तो वो क्यों करते हैं, उसका रीजन यहां से हमें समझने वाला है, दैट इज व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड्स। ओके नो। अब यहां पे देखो क्लास, हमने ये सिचुएशन लिया हुआ है एंड उसमें से इस ड्रॉप को हमने यहाँ पे जूम किया हुआ है। ये अगर ड्रॉप ऐसा भी दिखता होगा हमारे ड्राइंग्स में, हम ऐसे निकालते हैं, बट नेचर वाइज आइडियली वो कैसे होता है, स्पेरिकल इन नेचर। ओके नो। सो ये देखो, ये स्फीयर है, वो रेन ड्रॉप है, एंड एयर के मॉलिक्यूल्स देखो ना आजू बाजू में दिखेंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स बेसिकली इस वाटर ड्रॉप को क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, एंड उसके बाजू में भी बहुत सारे लेयर्स है एयर मॉलिक्यूल्स, यस और नो क्लास। तो वो क्या करेंगे, इस ड्रॉप को नीचे गिरने से क्या करेंगे, अपोज करेंगे, दैट इज व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड्स, यस और नो क्लास। सो इनका नेचर देखो कैसे होगा, ड्यू टू mg फोर्स ये तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन। तो इसका इंटेंशन नीचे गिरने का है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे थे, कहां पे, सॉलिड्स में। फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको स्पेसिफिक नाम है, दैट इज व्हाट विस्कस फोर्स, दैट इज व्हाट विस्कस फोर्स, एंड उसका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई
ईटा आरवी। आर यू गेटिंग मी? अब ये ईटा क्या है एंड ऑल दोस थिंग अभी नहीं सीखेंगे, जब हम ये सब टॉपिक देखेंगे ग्रेट डिटेल में तभी ईटा क्या है वो मैं बता दूंगा। ओके ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड ऑल दोस थिंग। तो हमें अब भी कुछ बता के समझ में आने वाला नहीं है, बट हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये फोर्स है वो रेडियस एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या? विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ो बढ़ो होते जाएगा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ो बढ़ो होते जाएगा। यस और नो? अब देखो क्लास, इनिशियली यहां से रेन ड्रॉप क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है ना, ड्रॉप ड्रॉप। मैंने कल के ही लेक्चर में आपको बता दिया था, फ्री फॉल में अगर हम बॉल को ड्रॉप करते तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। देखो कल की कॉन्सेप्ट आज यहां पे अप्लाई होने लगी। ड्रॉप होगा तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनिशियली 0 होगा, बाद में वो बढ़ते 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 जाएगा। यस और नो क्लास? सो सिमिलर फैशन यहां पे विस्कस फोर्स क्या होगा? इनिशियली 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। बाद में यहां पे वेलोसिटी बढ़ गया तो विस्कस फोर्स भी बढ़ गया, यहां पे वेलोसिटी बढ़ गया तो विस्कस फोर्स भी बढ़ो बढ़ो होते जाएगा। यस और नो? एक पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा कि जहां पे देखो ना ये mg फोर्स एंड ये विस्कस फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे, बिकॉज ये जैसे जैसे ड्रॉप नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ो बढ़ो होते जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? mg फोर्स एंड यहां पे विस्कस फोर्स ये दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। एंड जब बैलेंस होगा नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो फोर्स 0 है मतलब क्या? अभी अभी मैंने फोर्स को डिफाइन किया तब मैंने क्या बताया था क्लास? कि अगर मैं एट रेस्ट हूं एंड मेरे ऊपर फोर्स 0 है तो मैं एट रेस्ट ही रहूंगा, या मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही भागते रहूंगा। यस और नो? मतलब स्टेट चेंज नहीं होगा। तो यहां पे नेट फोर्स 0 है मतलब क्या है? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स F इज इक्वल टू ma होता है ना, तो F 0 है मतलब एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड मैंने कल ही आपको बता दिया था कि एक्सीलरेशन 0 होता है तब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा कि जहां पे वो ड्रॉप नीचे 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 आएगा, वैसे वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगा, एंड एट पर्टिकुलर वेलोसिटी Fv इज इक्वल टू mg हो जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा एंड वो ड्रॉप कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा। इसीलिए हम वो रेन ना एंजॉय करते हैं, अदरवाइज इट्स लाइक अ बुलेट। एक रेन हो गया तो पूरा जिंदगी खल्लास। यस और नो क्लास? ऐसा नहीं होता। वी आर एंजॉइंग दैट रेन। मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। देखो हम सिर्फ अभी फ्लेवर दे रहे, पूरा कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझा तो भी चलेगा, बट बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आपके माइंड में चमकना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? यस? इसका डायरेक्शन कैसे अपवर्ड है ये समझ में आना चाहिए, बिकॉज देखो ना इंटेंशन ऑफ दैट ड्रॉप कहां पे है? नीचे। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज कैसे एक्ट करेगा? इंटेंशन के अपोजिट। तो वो फॉर्मूला छोड़ दो अभी, बट ये डायरेक्शन का तो फंडा समझ में आ चुका है। यस और नो क्लास? अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट? सर्कुलर मोशन का। अब सर्कुलर मोशन तो हमें स्टडी करना है। इनफैक्ट हमने 10th स्टैंडर्ड में छोटू सा पार्ट सर्कुलर मोशन का ऑलरेडी कवर कर दिया है। बट अगर मैं पूछूं मेरे बच्चों को कि सर्कुलर मोशन का बर्थ कैसे हो गया यार, वो आपको पता है क्या? क्या कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों सर्कुलर मोशन हमें कैसे दिखाई देने लगी? सर्कुलर मोशन क्या सिचुएशन हो जाता है तो उससे सर्कुलर मोशन हमें मिल जाती है? तो उसके लिए देखो एक छोटू सा डेमो कर लेंगे। यहां पे एक मास है जो जिसकी वेलोसिटी कैसे? राइट साइड में, एंड अगर मैंने फोर्स यहां पे उसी सेम डायरेक्शन में लगाया, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भाग रहा हूं एंड मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, तो मैं और जोर से भागूंगा। यस और नो? मींस मेरी वेलोसिटी क्या हो गई या स्पीड मेरा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यस और नो? अगर मैं ऐसे ऐसे भाग रहा हूं एंड मुझे किसी ने सामने से धक्का दे दिया
तो मेरा स्पीड कम होगा या बढ़ जाएगा? अपोज कर रहा है ना, तो डेफिनेटली सेकेंड केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऐसा है बट फोर्स ऐसा अप्लाई हो गया, तो वेलोसिटी और स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस हो गया एंड मेरे हर एक बच्चे को ये सब समझ में आता है। यस, अब नेक्स्ट तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ऑब्जेक्ट को जाना है ऐसा, वेलोसिटी कैसा है बेटा, राइट साइड में, एंड फोर्स इस बार ना इन द डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, वेलोसिटी के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स। तो देखो क्लास, इसको समझ लो, सिचुएशन को समझो। ये अगर आप हो, ये ऑब्जेक्ट आप हो, आपकी वेलोसिटी ऐसी है एंड आपके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर ऐसा लग रहा है, मतलब क्या, आपको ऐसे जाना है बट ये फोर्स क्या कर रहा है बेटा, यहां पे मत जाओ, चलो आप सीधा जाओ, सीधा जाओ, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, यस और नो, ऐसे फोर्स कर रहा है, नॉट इवन रिक्वेस्ट, यस और नो क्लास। सो बिकॉज ऑफ दिस, इसको जाना है राइट में और ये बंदा बोल रहा है चल ऐसे जा, यस और नो क्लास। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है इस बंदे को, एंड उसकी वजह से ना जो भी मोशन इस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी, दैट इज व्हाट कर्वीलिनियर इन नेचर। मतलब वो ना ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है ना ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन वो कर्वीलिनियर मोशन में जा रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के 3 पाथ बता दिए, मतलब क्या, देखो क्लास, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा पाथ है ना, उसमें क्या है, अगर इस मास बहुत छोटू होगा तो ये ऑलमोस्ट ऐसे चला जाएगा, इससे मास बड़ा होगा तो ऐसा, और बड़ा होगा तो ऐसा। आर यू गेटिंग मी क्लास? मतलब जितना मास बढ़ा उतना कर्वीलिनियर नेचर बढ़ो, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। देखो ना, फोर्स ऐसा लग रहा है, स्टेट चेंज करने बोल रहा है फोर्स, ऐसे मत जा ऐसे जा, तो जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। आपको ये 9th या 10th स्टैंडर्ड में इनर्शिया हो गया होगा, नहीं पता तो प्लीज कमेंट कर दो, मैं इनर्शिया के ऊपर भी काफी अच्छी तरीके से लेक्चर, एक छोटू सा लेक्चर तो कंडक्ट कर ही लूंगा। सो मैंने क्या बोल दिया, मास जिसका छोटा उसका इनर्शिया छोटा, इनर्शिया छोटा मतलब क्या, अपोजिशन कम, इसीलिए वो छोटू से क्या बोल रहे हैं, रेडियस से टर्न हो जाएगा। यहां पे थोड़ा टर्निंग बढ़ गया, यहां पे टर्निंग और ज्यादा बढ़ गया, मतलब इनर्शिया जितना बड़ा, मास जितना बड़ा, उतना टर्न बहुत बड़ा। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए हमें देखो प्लैनेट्स होते हैं, सन है और ये अर्थ है, तो वो कितना बड़ा रेडियस से गोल गोल घूमता है, बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज ह्यूज ना, तो इनर्शिया बहुत ज्यादा, इसीलिए रेडियस भी बहुत ज्यादा है, कर्वीलिनियर नेचर भी बहुत बड़ा होगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा क्लास? ये बर्थ वाली स्टोरी आपको समझ में आ चुकी है, केस 1, केस 2 एंड केस 3, कंफ्यूजन वाला स्टेट, कर्वीलिनियर इन नेचर। अब सर्क्यूलर कैसे मिला, ये तो कर्वीलिनियर हो गया। अब देखो क्लास, ये अर्थ है, ये सन है, अर्थ एंड सन के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम बोलेंगे इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर एक्ट होने वाला फोर्स, दैट इज व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब अगर ऐसा फोर्स एक्ट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, एंड इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड सेंटर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर होता है रेडियली इनवर्ड। देखो रेडियली इनवर्ड, रेडियली अलोंग रेडियस से इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। कांस्टेंट है, यहां पे भी उतना ही होगा, 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 हर जगह पे होगा, कांस्टेंट होगा एंड कंटिन्यूअसली एक्ट करेगा। तो ये जो कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए देखो ना, ये जो फोर्स यहां पे, उतना ही फोर्स यहां पे भी है, उतना ही फोर्स यहां पे भी है, उतना ही फोर्स यहां पे भी है, उतना ही फोर्स यहां पे भी। आर यू गेटिंग मी? एंड जो भी सर्क्यूलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूमता है ना, आपने फैन के ब्लेड के ऊपर अगर समझो कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दिया,
तो एकदम स्लो स्पीड होगा तब वो उसके साथ घूमेगा, एंड जब स्पीड बढ़ जाएगा तब वो टेंजेंशियली बाहर फेंका जाता है। यस और नो क्लास? मतलब क्या, जो भी सर्कुलर मोशन में घूमता है उसका वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल होता है। यस और नो? तो यहाँ पे वेलोसिटी अर्थ का कैसा है? टेंजेंशियल। यहाँ पे भी टेंजेंशियल, यहाँ पे भी टेंजेंशियल, यहाँ पे भी टेंजेंशियल। तो देखो ये जो सिचुएशन है फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री इसीलिए कर्वीलिनियर, यहाँ पे भी 90 डिग्री इसीलिए कर्वीलिनियर, यहाँ पे भी 90 डिग्री तो कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर कर्वीलिनियर सर्कुलर। समझ में आ गया क्या बर्थ का स्टोरी? सर्कुलर मोशन कैसे मिली? मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को अभी दिखने लगा है। ये कर्वीलिनियर क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और मैंने यहां पे सिखा दिया था ना कि फोर्स एंड वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर नेचर में होंगे, परपेंडिकुलर नेचर में होंगे तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट कर्वीलिनियर मोशन में जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये कर्वीलिनियर सर्कुलर मोशन मिल गया क्लास। सो मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को ये बर्थ वाला स्टोरी भी समझ में आ चुका है। एंड यहां पे मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा बहुत बता दिया। यस और नो? अभी समझो ये अर्थ नहीं है, ये एक मेरी गो राउंड जैसा है, एंड मैं यहां पे बैठा हूं। ओके नो? यस और नो? तो आप अगर लंबे से देखोगे तो मैं गोल गोल घूमूंगा। सो मैं सर्कुलर मोशन में हूं, मतलब देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स। यस और नो? बट मुझे पूछोगे तो मैं कैसे आउटवर्ड जाऊंगा? देखो ना यार, कर्व, आप ट्रैवलिंग करते हो तो कर्व रोड पे आपको क्या मैंने बताया था? एक सुडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स एक्ट होता है। अगर ऐसा टर्न है तो हम ऐसे ऐसे हो जाते हैं। यस और नो क्लास? यस और नो अच्छी तरह से पता है। तो सिमिलरली जस्ट इमेजिन करो ना कि ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो डेफिनेटली हम कैसे आउटवर्ड जाएंगे। यस और नो? आउटवर्ड जाएंगे मतलब कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये दो अलग अलग फोर्स कैसे दिखे? बिकॉज आपने जब ये देखा कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं, तब आप सिस्टम के बाहर थे। सिस्टम के बाहर थे मतलब कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड मुझे पूछा तो मैं क्या था? सिस्टम के अंदर था, तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मुझे आपको एक पॉइंट भी क्या बताना था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुझे ऑलवेज क्या मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑलवेज क्या मिलेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीपिटल मींस टुवर्ड सेंटर। आर यू गेटिंग मी? जैसे मैंने सेंट्रीपिटल एफसीपी को रेडियली इनवर्ड कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस रियल फोर्स बोल दिया, वैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या हो जाएगा? एफसीएफ का क्या हो जाएगा? रेडियली आउटवर्ड कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। और ये रियल फोर्स नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता, ये क्या होता है? इमेजिनरी फोर्स होता है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये सब चीजें ना अभी मैटर नहीं करती, ये तो हम जब प्रॉपरली टॉपिक को सीखेंगे तब आराम से ये सारी चीजें आपको डाइजेस्ट हो जाएंगी। ओके नो? अभी तो मैं सिर्फ ना आपको फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कुछ आपको समझ में आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है क्लास, कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज ये सब चीजें ना हमने थोड़ा सा ग्रेविटेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया था ना कि वो गोल गोल घूमता है तो देयर इज सम सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो सारी चीजें कैसे मैच हो रही है वो मुझे सिर्फ आपको बताना है। ओके नो? अच्छी तरह से समझाया क्लास? सो मेरे ख्याल से तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो चुका है एंड उसका डेफिनेशन हमें समझ में आ चुका है। सेंट्रीपिटल क्या? रेडियली इनवर्ड कांस्टेंट कंटिन्यूअस रियल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस इमेजिनरी फोर्स। क्लियर है बॉस? देखो क्लास, नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड। ये मतलब ना सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, तो उसके एप्लीकेशन में ये सब चीजें आता है। सो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या? अभी बैंकिंग मतलब कुछ पैसा भी ऐसा मत सोचो यार। यहाँ पे देखो, रोड फ्लैट होता है, एक फ्लैट रोड, ओके नो? एंड कर्व रोड जब होता है, अरे यार यहाँ पे आपने किसी
कर्विलिनियर रोड पे गए होंगे ना यार, यस। तो वहां पे देखो रोड ना ऐसा फ्लैट नहीं होता है, ऐसा थोड़ा सा बेंड होता है, यस और नो क्लास। सो दैट बेंडिंग इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। एंड वो क्यों होता है? बिकॉज कर्व रोड पे हमें मैक्सिमम स्पीड से अगर ट्रेवल करना होगा तो वो बैंकिंग होना बहुत जरूरी होता है। वो क्यों जरूरी होता है, कितना होता है, वो सब चीजें ना हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब आराम से सीख लेंगे। बट बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या, वो दिखाई देने लगा है। रोड फ्लैट है और कर्व रोड होगा तो वो थोड़ा सा ऐसा बेंड होता है, यस और नो क्लास। एग्जाम्पल बता देता हूं यार, देखो यहाँ पे ये फ्लैट रोड है, ये क्या है, फ्लैट रोड है। बट अगर कर्व रोड होगा तो ये थोड़ा सा ऐसा बैंक होता है, तो ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। वो 4 डिग्री या 3 डिग्री इतना छोटा ही होता है। आर यू गेटिंग मी क्लास? कुछ बड़ा ऐसा 10 डिग्री 15 डिग्री इतना नहीं होता। आर यू गेटिंग मी? तो ये 7-8 डिग्री तक ऐसा कुछ तो एंगल ऑफ बैंकिंग चीज होता है। अगर आपको फ्लेवर लेना है ना तो कर्व रोड पे सीधा ना सो जाओ एंड चेक करो, या आपको कपड़ों की चिंता होगी तो आप ना पानी डाल दो यार। तो पानी का फ्लो कहां पे होता है, ऑलवेज स्लोप की तरफ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? देखो कितना प्रैक्टिकल मैनर में ये सब हम फील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखो एंगल ऑफ बैंकिंग के साथ एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या है देखो क्लास, इसके लिए हम एक डेमो कर देते हैं। अभी ये फ्लैट रोड है तो ये रिमोट जो है वो वैसे के वैसे ही एट रेस्ट है, यस और नो। अगर मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ड करते गया करते गया करते गया करते गया, अब देखो क्लास थोड़ा सा मूव होना चालू हो जाएगा, यस मूव हो गया। तो जिस पॉइंट पे रिमोट मूव होना स्टार्ट हो गया, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इनिशियली फ्लैट था, एट रेस्ट था, बाद में मैंने टिल्ड किया टिल्ड किया टिल्ड किया और एक पर्टिकुलर एंगल पे वो मूव होने चालू हो गया, जस्ट टेंड टू मूव, तो उसे हम बोलेंगे दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे हर एक बच्चे को एंगल ऑफ बैंकिंग एंड एंगल ऑफ रिपोज, बैंकिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिपोज अच्छी तरह से समझा। ये छोटे छोटे पॉइंट डायग्राम निकाल के आपको नोट्स बनाने हैं क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अदरवाइज आपको 10 दिन के बाद कुछ याद नहीं आएगा। तो रिवीजन करने के लिए हमें नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट चीज देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। देखो सिंपल चीज मैं बता देता हूं। ये फैन है, यस और नो, गोल 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 घूमते जाएगा, यस और नो क्लास। अगर मैंने इस ब्लेड के ऊपर यहां पे एक ब्लैक स्पॉट बना दिया एंड मैंने आपको बोल दिया कि इस ब्लैक स्पॉट के ऊपर ही पूरा कंसंट्रेट करो, बाकी किसी चीज के ऊपर देखो मत, सिर्फ ब्लैक स्पॉट की तरफ देखो, तो आपको कौन सी मोशन दिखाई देगी? तो आपको दिखाई देगा कि ये ब्लैक स्पॉट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सर्क्यूलर मोशन, यस। सो पार्टिकल को कॉन्सेंट्रेट किया तो हमें जो भी मोशन दिख रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं कि सर्क्यूलर मोशन दिख रहा है, यस और नो, दैट मोशन इज सर्क्यूलर मोशन। बट अगर मैंने इस पूरे सिस्टम को अगर कॉन्सेंट्रेट कर लिया, मतलब होल फैन के सिस्टम को देखना चालू किया, तो हमें क्या दिखाई देगा? ये कनेक्टिंग रॉड है, उसके अलोंग, सो दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड अलोंग दिस एक्सिस ये होल बॉडी क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो हम इसे सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। तो देखो पार्टिकल को कंसीडर किया तो दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन, एंड होल बॉडी को मींस व्हाट? ऐसे लाखों पार्टिकल्स ऐड होके जो बॉडी बन रहा है, उस बॉडी को, होल चीज को, होल सिस्टम को अगर कॉन्सेंट्रेट किया तो हमें क्या दिखाई देने लगा? इट्स अ रोटेशनल मोशन। तो देखो सिंपल फंडा हो गया, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। एज अ पार्टिकल जैसा देखने गए तो सर्कुलर मोशन, होल बॉडी को देखा गया तो
रोटेशनल मोशन. इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो क्लास, सिंपल और एग्जांपल देता हूं. अर्थ को कंसीडर करेंगे तो वो रोटेट हो रही है बोलते हैं, यस और नो. एंड विथ रिस्पेक्ट टू सन, अर्थ को देखेंगे तो वो क्या होता है, छोटू सा पार्टिकल जैसा ट्रीट हो जाता है ना. हमारे लिए अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है, बट ना सन, अर्थ, ये ऊपर से अगर हमने देखा तो सन बहुत बड़ा है एंड अर्थ छोटू सा पार्टिकल लग रहा है. एंड वो पार्टिकल क्या हो रहा है, सर्क्यूलर मोशन में घूम रहा है. इसीलिए हम वहां पे क्या बोलेंगे, इट्स अ सर्क्यूलर मोशन. एंड अर्थ को सिर्फ कंसीडर करेंगे तो अर्थ बहुत ही बड़ा सिस्टम हो जाएगा, यस और नो क्लास? यस. तो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. इसलिए अर्थ का जो एक्सिस है उसके अलोंग अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है. ऐसा हम बोलते हैं ना, सर्क्यूलेट होता है नहीं बोलते. सो सर्क्यूलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का ये बेसिक फंडा क्लियर हो चुका है क्लास. यस. अब हमें एक्चुअल ना डिफरेंस भी देखना है, बट इस बार जो डिफरेंस होगा वो लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में होगा. मतलब क्या, मैं बताता हूं. देखो क्लास, मैं एट रेस्ट हूं एंड मुझे अगर किसी ने फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, कुछ तो वेलोसिटी मिल जाएगी, यस और नो क्लास? तो दिस इज व्हाट लीनियर मोशन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में ये सब मोशन हो रहा है. सो दिस इज व्हाट लीनियर मोशन. ओके नो? अब लीनियर मोशन में देखो एक इनर्शिया का पार्ट होता है. इनर्शिया मतलब क्या होता है क्लास, ये रेजिस्ट करता है किसको, रेजिस्ट किसको करता है, स्टेट चेंज होने को. सो स्टेट चेंज होने से जो रेजिस्ट करता है उस पार्ट को हम बोलते हैं इनर्शिया. फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, इसका स्टेट अभी यहां पे, मैंने एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया तो ये ऊपर चला गया, मतलब इसने स्टेट चेंज कर लिया, यस और नो क्लास? बट अगर इसका मास 100 kg होता तो मैंने सेम फोर्स लगाया तो ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं. अरे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. मतलब क्या, स्टेट चेंज होने से क्या हो रहा है बेटा, अपोजिशन हो रहा है. ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज इनिशियली इसका मास बहुत कम था तो आराम से स्टेट चेंज हो गया. बाद में इसका मास बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा था. मतलब मुझे आपको ये पॉइंट हाईलाइट करके देना है कि इनर्शिया का रोल लीनियर मोशन में कौन प्ले करता है, दैट इज व्हाट, मास. जिसका मास बढ़ो उसका इनर्शिया बढ़ो, एंड जिसका मास छोटू उसका इनर्शिया छोटू. आर यू गेटिंग मी? छोटू सा मास है तो आराम से स्टेट चेंज कर लिया, बड़ो मास है तो स्टेट चेंज करने से क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, यस और नो क्लास? प्रीवियसली मैंने यही तो बताया था इनर्शिया का नेचर, यस और नो? यहां पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया. सो लीनियर मोशन का इनर्शिया का रोल कौन प्ले करता है, मास. ये मेरे हर एक बच्चे को समझा. अब ये जो लीनियर मोशन हमें मिल चुका है बिकॉज ऑफ द फोर्स मिला है, मतलब क्या मैं बोलूंगा, इस लीनियर मोशन का कारण कौन है, कॉज कौन है? तो कारण डेफिनेटली ये फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, यस और नो? सो कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ लीनियर मोशन कौन होगा, फोर्स होगा. ये मेरे हर एक बच्चे को समझाया क्लास, यस और नो? अगर ये फोर्स नहीं है तो देयर इज नो मोशन. मतलब कॉज अगर नहीं है तो मोशन क्या मिलेगा, कारण ही नहीं है ना बेटा. कारण नहीं है तो कैसे लीनियर मोशन मिलेगा? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? ओके. अब मुझे क्या बताना है कि फोर्स अप्लाई किया तो जो भी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है उसे हमने बोल दिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड फोर्स है मतलब एक्सीलरेशन होगा, F इज इक्वल टू ma. सो एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होगा. अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा. कैसे, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, यस और नो क्लास? सो a अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा. सो उस वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट एक्सीलरेशन जो होगा वो a से रिप्रेजेंट होगा, यस और नो क्लास? सो मेरे ख्याल से ये पहले 5 पॉइंट्स तो लीनियर मोशन के मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुके हैं. अब रोटेशनल मोशन ना
इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है या ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में समझना बहुत डिफिकल्ट है। सो इसीलिए मैंने मेरे बच्चों को लीनियर मोशन का पिक्चर बता दिया। अब जो लीनियर मोशन में होता है ना, वही सेम फंडे रोटेशनल मोशन में भी होंगे। मतलब क्या, लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल कोई तो प्ले कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन में भी तो इनर्शिया का रोल कोई तो प्ले करेगा। उस चीज को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड रिप्रेजेंट होता है कैपिटल आई से। रिप्रेजेंट क्या होता है? कैपिटल आई से। तो उसकी भी यहां पे कैसे, मास कम तो इनर्शिया का वैल्यू ज्यादा, सॉरी मास बढ़ो तो इनर्शिया भी बढ़ो, मास छोटू तो इनर्शिया भी छोटू। तो वैसा नेचर यहां पे भी होगा, बट वो नेचर हम ना ग्रेट डिटेल में रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके नो, मुझे सिर्फ बताना लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले कर रहा है, वही रोल यहाँ पे कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज व्हाट कैपिटल है। मतलब जहां जहां एम होगा वहां आई से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर लीनियर मोशन का कोई फॉर्मूला रोटेशनल में कन्वर्ट करना है तो एम को रिप्लेस कर देंगे आई से। कॉज यहां पे फोर्स है, तो वैसे ही कॉज रोटेशनल मोशन में भी होगा। उस कॉज को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क। फिर से मैं बोलूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम सिर्फ एनालॉजी जैसा पढ़ रहे हैं। जो लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल कौन प्ले कर रहा है? मास। तो यहाँ पे कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज व्हाट कैपिटल है। यहाँ पे कॉज कौन है? फोर्स। तो वैसा ही यहाँ पे कौन है? टॉर्क। और इस सिंबल को बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं बेटा? टाउ। ओके नो। यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। रोटेशनल मोशन में कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा थीटा से। यहां पे लीनियर वेलोसिटी मिलती है, तो यहां पे कौन सी मिलेगी? जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला, वैसे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। यहां पे लीनियर एक्सीलरेशन है, वो ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन है, वो अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। आर यू गेटिंग मी? अभी देखो क्लास में आपको एक सिंपल मजा दे देता हूं कि रोटेशनल मोशन के आपको फॉर्मूला भी ऐसे ही पता चल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया? जहां पे मास होगा वहां पे क्या लिख देने का? आई। जहां पे फोर्स एफ होगा वहां पे क्या लिख देने का? टाउ। जहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होगा वहां पे क्या लिख देने का? थीटा। जहां पे लीनियर वेलोसिटी v होगा वहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जहां पे ए होगा वहां पे अल्फा। तो ये कैसे कनेक्शन है वो समझ में आ गया। एनालॉजी बोल देता हूं मैं इसको। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर है, तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ तो वैसे के वैसे ही रहेगा। मास की जगह पे क्या लिखूंगा? आई। v की जगह पे क्या लिख दूंगा बेटा? ओमेगा। v की जगह पे ओमेगा। सो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो फॉर्मूला आपका हो गया। अभी पता नहीं है आई क्या है, ओमेगा क्या है, बट फिर भी हमें फॉर्मूला आने लगा। क्या मजे की बात है यार। देखो फोर्स इज इक्वल टू एम होता है। यहाँ पे फोर्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे बेटा? फोर्स की जगह पे टाउ। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू मास की जगह पे क्या लिखेंगे? आप ही बोल दो, आई। और ए की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? अल्फा। तो टाउ का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट फिर भी हमें फॉर्मूला आ रहा है। बहुत मजे की बात हो रही है बस। लीनियर मोमेंटम देखो ना क्या है। लीनियर मोमेंटम, ये सब टर्म हमें गया है बेटा 9th स्टैंडर्ड में। लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, तो उसमें सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ना इज इक्वल टू एम है ना। यस और नो रिमेन्स कांस्टेंट। यस और नो क्लास? सो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं p से। सो यहां पे देखो यार, लीनियर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में उसे क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। वो रिप्रेजेंट होता है L से। अब देखो m को रिप्रेजेंट करना है किससे? I से। m को किससे? I से। v को किससे? ओमेगा से। v को किससे? ओमेगा से। सो एंगुलर मोमेंटम का भी हमें फॉर्मूला आ गया है। सो मेरे ख्याल से मैंने आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है बस। आई नो कि रोटेशनल मोशन का एक भी फंडा हमें इमेजिन नहीं हो रहा है, बट लीनियर मोशन तो इमेजिन हो रहा है ना। तो ये पिक्चर एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है क्लास। बस सिमिलर फैशन में एनालॉजी के साथ हमें इन टर्म्स को रिप्लेस करना है। दैट्स इट। ओके नो?
सो यहाँ पे ना क्लास में कॉन्जर्वेशन लॉ अभी नहीं बताता, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा जब एक्चुअली हम चैप्टर्स देखेंगे तब। बट यहाँ पे मैं स्टॉप हो जाता हूँ बिकॉज मैक्सिमम टर्म्स हमने आज डिस्कस किए एंड थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके नोट्स बनाओ एंड चाहिए तो फिर से एक बार देख लो वीडियो को, ओके नो? बिकॉज ये माइंड सेट होना बहुत जरूरी है क्लास। जब हम ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब देखो क्लास हमारा स्पीड एक कुछ अलग लेवल पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो होपफुली आपने ये पूरा वीडियो सेशन एंजॉय किया होगा, नोट्स बनाए होंगे एंड समझने की कोशिश भी की होगी। बट फिर भी छोटू सा भी पार्ट आपको नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो क्लास। हम सो नेक्स्ट लेक्चर में हमें चैप्टर 1 को स्टार्ट करना है, दैट इज व्हाट यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर को। बिंदास है बंदा, ये 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 बिंदास है। रस पीने की प्यास है